लोगों को हंसाने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। और इस समाज में इतनी समस्याएं हैं, इतनी मुश्किलें हैं और आम आदमी इतना परेशान महसूस करता है, इतना अकेला महसूस करता है। और ख़ासतौर पर महानगर का व्यक्ति, उसके पास रिश्ते भी नहीं है हाथ में, उसके पास बहुत सारे साधन भी नहीं है आजीविका के, रोजगार के। वो सुबह से शाम तक खुद अकेला संघर्ष करता है और उसे बहुत प्यार भी नहीं मिलता, रिश्तों से भी नहीं मिलता, समाज से भी नहीं मिलता। तो उसको हंसाने का मैं काम करता हूँ कि वो उसके चेहरे पे कैसे मुस्कुरा है। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मैं वैशाली शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे कला साधक से जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं और मंच संचालक हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नवाजा गया है पद्मश्री सम्मान से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी की। सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। हास्य लिखना बहुत आसान नहीं होता और लोगों को सच्चे मन से हंसाना भी आसान नहीं होता, तो आप ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग हंसें। जी। ज़्यादातर लोग चाहते नहीं हैं। उनके भीतर खुद में इतनी कुंठा, इतनी ईर्ष्या, इतना विद्वेष, इतना भेदभाव भरा हुआ है कि फिर आप हंसाएंगे कैसे? जब अंदर नफरत भरी हुई है तो आप कैसे किसी को खुश देख सकते हैं? जी। तो ईश्वर की कृपा है कि ये सब चीज़ें मैं अपने पास नहीं संभाल के रखता। जो भी विकार हैं जी। वो अगर किसी के भीतर है, मैं हूँ या कोई भी हो, तो वो किसी का भला नहीं चाहता है। जो आदमी वो हंसा कैसे सकता है और पवित्र भी कैसे हो सकता है? ईश्वर तक उसकी प्रार्थना भी नहीं पहुँचती। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं लोगों को हंसाता हूँ और शायद मुझ में ये कमियाँ जो है वो नहीं है या ना के बराबर है। ये शुरुआत आपकी कब से हुई? कॉलेज लाइफ से। कॉलेज लाइफ से, मतलब पहली बार आपने क्या कुछ ऐसा लिखा था या कोई प्रोग्राम दिया था? शुरुआत मेरी हास्य कवि से नहीं हुई, व्यंग से भी नहीं हुई। शुरुआत तो मैंने ग्रामीण परिवेश के गीत और कुछ गज़लें, कुछ देशभक्ति के गीत, उससे शुरुआत हुई थी। फिर क्रमशः मुझे लगा कि मैं शायद लोगों को हंसाने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। और इस समाज में इतनी समस्याएं हैं, इतनी मुश्किलें हैं और आम आदमी इतना परेशान महसूस करता है, इतना अकेला महसूस करता है। और ख़ासतौर पर महानगर का व्यक्ति, उसके पास रिश्ते भी नहीं है हाथ में, उसके पास बहुत सारे साधन भी नहीं है आजीविका के, रोजगार के। वो सुबह से शाम तक खुद अकेला संघर्ष करता है और उसे बहुत प्यार भी नहीं मिलता, रिश्तों से भी नहीं मिलता, समाज से भी नहीं मिलता। तो उसको हंसाने का मैं काम करता हूँ कि वो उसके चेहरे पे कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, व्यंग्य कसने की कोई सीमा नहीं होती, आप कैसे सीमा तय करते हैं? और कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पे व्यंग्य किया हो और कोई व्यक्ति नाराज हो गया हो या बुरा मान गया हो? मैं मानता हूँ कि वो व्यंग्य है ही नहीं जो सुनने के बाद कोई नाराज हो। व्यंग्य तो वो है जो सुनने वाले को 2-3 दिन बाद समझ में आए कि मुझ पे किया गया था। अच्छा। क्या है कि एक चिकोटी काटने की तरह है, हल्की सी चुभन हो तो कोई नाराज नहीं होगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम किसी के साथ व्यंग करते हैं तो उसका उपहास उड़ाने लगते हैं। व्यंग और उपहास, तिरस्कार, अपमान, ये सब बहुत आसपास हैं। थोड़ा सा फिसले तो उपहास हो जाता है या उसका अपमान हो जाता है, तिरस्कार। मैं उन चीज़ों से बचता हूँ। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो सामने सुन रहा है और कोई भी समाज का व्यक्ति सामने है तो मैं ऐसी कोई बात ना कहूँ जिससे उसके दिल को दुख पहुँचे, पीड़ा पहुँचे। क्योंकि मेरा काम लोगों को हंसाना है, रिलैक्स करना है, आनंद देना है, खुशी देना है। हम खुशी देने के लिए आए हैं और उसको तनाव देकर चले जाएं या उसके मन में कुछ न कुछ ये भाव ऐसे भर दें जिसकी दृष्टि में सोचे कि नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो और ईश्वर ये कृपा बनाए रखे कि मैं कभी भी कोई ऐसी कविता, ऐसी बात ना कहूँ जिससे किसी के दिल को ठेस लगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ कहा है या व्यंग तंज कसा है और उस व्यक्ति को तुरंत समझ में आया या पब्लिक, दर्शक दीर्घा जो बैठी है वो हंस के इतना लोटपोट हो गई है और आपको स्वयं की हंसी भी रोकना मुश्किल हुआ? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सुनाते सुनाते लोग हंसते हैं तो मैं भी थोड़ा हंसने लगता हूँ, क्योंकि मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मैं वही कविता दर्शकों को सुनाता हूँ जिससे मैं खुद प्रभावित होता हूँ।
अगर हास्य की कविता है और मुझे खुद ही हंसी नहीं आ रही, खुद मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो जनता कैसे हंसेगी। अगर कोई समाज की या देश की और कविता है किसी को, मुझे लगता है कि मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने बहुत अच्छा कहा है, तभी दूसरे को अच्छा लगेगा। आप एक अच्छे लेखक भी हैं, व्यंग्यकार हैं ही, और लेखन और व्यंग मतलब स्टेज पे होना या लेखक, दोनों में से कौन सा कार्य में ज़्यादा आनंद आता है आपको? क्योंकि आपने 100 से ज़्यादा पुस्तकें भी लिखी हैं और लेकिन बहुत सारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच भी साझा किए हैं। मुझे निजी तौर पे तो आनंद जनता को सीधे सीधे सुनाने में आता है, और इसलिए कि तत्काल उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है। मैंने कुछ कहा, उसने सुना, समझा, हंसा, तालियां बजाई तो अच्छा लगता है, तुरंत उसका रिएक्शन मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है, पुरस्कार मिलता है। वो तालियां हो या पारिश्रमिक हो, सब पुरस्कार ही है। लेकिन जो किताबें मैं लिखता हूँ वो मिशन है, उसका जो प्रतिफल है वो तुरंत नहीं मिलता। 100 किताबें हुई या 105 किताबें मेरी हैं तो वो एक से शुरू हुई, तो धीरे धीरे मैं उसे एक साधक की तरह, एक तपस्या की तरह करता रहता हूँ। जो भी नए विषय मेरे भीतर आते हैं जहन में, उन पे मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। किताब तैयार होने में 2 महीने 4 महीने लगते हैं, तो वो एक तपस्या है, वो साधना है। उसको मैं बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाता भी नहीं और कई बार बताता भी नहीं, वो छप के आ जाती है तो लोग देख लेते हैं। तो लंबे समय के लिए जो कविता है, मंच है, वो तुरंत आपको उसका प्रतिफल भी मिलता है और लोग हंसे और तालियां बजाई और चले गए। लेकिन 50 साल बाद वो कविता, वो मंच, वो भाव, वो तो नहीं रहेंगे। तो जो 50 साल 100 साल तक का लेखन है वो किताबें करती हैं। मिटाने वाले कहाँ तक हमें मिटाएंगे, हम तो शायर हैं, किताबों में बिखर जाएंगे। तो अगर कुछ भी आपने लिखा है तो वो घरों घरों में बटा हुआ है, गया हुआ है, पुस्तकालयों में सुरक्षित है। तो वो स्थायी तौर पे वो काम है। और एक अस्थायी तौर पे मेरी जो मंच का कार्य है वो तभी तक तो मैं कर सकता हूँ जब तक मैं स्वस्थ हूँ और सजीव हूँ। उसके बाद जो है किताबें काम करेंगे। तो मैं दोनों की बैलेंसिंग रखता हूँ कि पहले वो काम भी करता हूँ जिसमें मेरे होने का लोगों को एहसास हो और आनंद उन तक पहुँचे, और वो काम भी करता हूँ जो मेरे बाद की पीढ़ियों तक पहुँचे। अच्छा, मंच आपने इतने साझा किए हैं, कोई ऐसा यादगार पल कि जो आज भी आप बैठते हैं कि नहीं, ऐसा इंसिडेंट वहाँ हुआ था जो आप कभी नहीं भुला सकते? क्योंकि बहुत कार्यक्रम साल भर में करता हूँ मैं और दुनिया भर में करता हूँ, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको अगर लिखा जाए तो किताब बन जाएगी। जिनको मैं याद करता हूँ तो मतलब मीठी मीठी यादें हैं। प्रशंसक होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, सब अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो इतनी घटनाएं हैं कि उनको क्या ही उद्धृत करें, रोज का जीवन है। तो अच्छा, एक बात बताइए, दर्शकों को हंसाना आसान होता है या परिवार के लोगों को हंसाना आसान होता है? मेरे लिए दोनों आसान हैं, क्योंकि मैं मंच का तो एक बाजीगर हूँ ही, हंसाने का काम ही करता हूँ। घर में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जाने के बाद या जब तक मैं घर में हूँ तनाव किसी को न लगे। बच्चों को मुझसे डरना नहीं चाहिए, बच्चों को मेरा इंतज़ार होना चाहिए, बच्चों को मुझसे प्रेम मिलना चाहिए, बच्चों को लगे कि पापा क्यों जा रहे हैं। तो मैं उस तरह का पिता हूँ कि मेरे बच्चे प्रतीक्षा करते हैं और ये जानते हैं कि पापा आएंगे तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, बहुत सारे उपहार, कुछ न कुछ उनके लिए। और जब तक मैं रहता हूँ वो घर में उत्सव रहता है, और मैं बाहर आता हूँ तो भी मैं कहता हूँ उत्सव बरकरार रखना। जिसको जो करना है पढ़ाई के अलावा वो एंजॉय करिए, जो चाहिए खरीदो, जो खाना है वो खाओ, और जितने दिल से खर्च करना चाहो, जो करना चाहो सबको। तो मेरे घर में पूर्ण स्वतंत्रता है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। मुझसे छुपा के घर में कोई काम नहीं किया जाता कि कपड़ा मैंने लिया है या जेवर मैंने लिया है और उनको बताएंगे तो नाराज़ होंगे, या कोई चीज़ टूट गई है या मोबाइल खो गया है मैं बताऊं। मैं उन्हें पता है कि मैंने बताया कि ये चीज़ खो गया है या टूट गया है, तो वो कहेंगे कि इससे अच्छा वाला लाओ। अच्छा हुआ कि चलो पुराना हट गया, तो उस पर मैं गुस्सा जाहिर नहीं करता। तो हर समय
मैं चाहे मंच पे हूँ चाहे घर में हूँ, मेरा जीवन एक उत्सव की तरह है, एक आनंद की तरह है। और खुद भी जो भी मुझसे मिलते हैं वो महसूस करते होंगे कि मैं एक उत्सवधर्मी व्यक्ति हूँ। अगर हम प्रशंसकों की बात करें तो जैसे आप देश में इतने सारे मंच आपने किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत किए हैं, आपको दर्शकों में क्या समानता लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर के दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, वो ज़्यादा समर्पित भाव से जुड़ते हैं। शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका साल में एक बार उनको सुनने को मिलता है, किसी को 3 साल में एक बार सुनने को मिलता है, 5 साल में, तो उनको केवल हिंदी में बात कर लो यही उनके लिए उत्सव है। हंसाना तो और बोनस है। तो शायद उनको लगता है कि हमारे देश से कोई आया है। तो जो भाव है कि वहाँ मैं एक देश का प्रतिनिधित्व करने लगता हूँ, उन्हें लगता है कि कोई इंडिया से आया है, कोई भारत से आया है, तो वो ज़्यादा स्वागत करते हैं, ज़्यादा आवभगत करते हैं, ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ के लोग भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन यहाँ वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला भाव रहता है थोड़ा बहुत, कि मैं जैसे अपने शहर जाता हूँ तो चलो अच्छा, तो अपने ही आते ही रहते हैं हर महीने 2 महीने में, तो वो भाव नहीं मिलता जो बाहर मिलता है। तो कविता की प्यास उनमें थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगती है, और संस्कार भी वहाँ बहुत घरों में ऐसे दिखाई देते हैं जो हमें भारत में भी नहीं दिखते। जैसे मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, कहीं भोजन पे, कहीं वैसे भी वो दृश्य कहीं नहीं दिखाई देते। वहाँ जब जाते हैं हम कभी कनाडा या अमेरिका में, तो लोग, पूरे परिवार के लोग फूल बिछाते हैं, आरती लेके उतारते हैं, वो आरती उतार के उस तरह आपको प्रवेश कराते हैं, और वो ऐसा लगता है कि उन्होंने संस्कार बचाए हुए हैं, उनके बच्चे पैर छूटे आके, तो अच्छा लगता है। यहाँ हमारे रिश्तेदारों के बच्चे भी कई बार पैर नहीं छूटे। तो वहाँ संस्कारों को सबने नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों ने बहुत सजाकर मतलब कह सकते हैं कि वो लोग जीते हैं हमारी भारतीय संस्कृति को, वहाँ भी कोशिश करते हैं, वो जीते हैं, बहुत जीते हैं, और भारत को बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। और मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूँ जिनके घर के अंदर घुसने के बाद आपको भारत ही दिखाई देता है। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे 30-30 सेकंड के मीम बन जाते हैं, जो जिसे हम पहले व्यंग का नाम देते थे। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? जो चीज़ 30 सेकंड में बन रही है उसके गायब होने में भी 30 सेकंड ही लगेंगे। जिस चीज़ को जितनी जल्दी, वो फास्ट फूड है, जैसे मैगी है, मैगी से को खाने के बाद आप किसी प्रोटीन की और किसी और एनर्जी की जो है पाने की कोशिश न करें, क्योंकि आपने मैगी खाई है, तो मैगी मैगी की तरह ही असर करेगी, तो आपकी सेहत नहीं बनाएगी, आपको कोई बहुत ज़्यादा विटामिन्स नहीं देने वाली है। तो जो मीम है वो आपके लिए उतनी देर ही याद रखा जाता है, आपने देखा, और पलक झपकने की तरह है। तो मैं समझता हूँ कि मनोरंजन की दृष्टि से ठीक है, बहुत शॉर्ट मनोरंजन है, और बहुत ज़्यादा उसको मैं महत्व नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने गहरे उतरेंगे मोती वही मिलेंगे। बिल्कुल। विक्रमोत्सव जैसे आयोजन जो 140 दिन का होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी। आपको क्या लगता है कि आज आधुनिकता के इस युग में ऐसे आयोजन कितना महत्व रखते हैं? बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। खासतौर पे मध्य प्रदेश सरकार को, संस्कृति विभाग को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश आकर लगता है कि हाँ, अभी भी वो संस्कृति है। आप कहीं भी जाइए इन शहरों में, मैं उज्जैन आया हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ राजा विक्रमादित्य हुए होंगे, कालिदास की नगरी है, यहाँ महाकाल विराजते हैं, तो सब कुछ दिखता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई आके तिलक लगा ही जाएगा महाकाल का। तो ये सब रच बस गया है, और इसको अगर अच्छी सरकार आती है और अच्छा व्यक्ति आता है, वो उसको सजो के रखता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो काम किया है, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि 140 दिन का कोई महोत्सव हो सकता है। विश्व में इतना बड़ा महोत्सव विक्रमादित्य के नाम पर हो रहा है, ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है, और जाना भी चाहिए। मैं तो आह्वान भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को इसको नोटिस लेना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव है, और वो महोत्सव जो कला संस्कृति को समर्पित है, साहित्य को और कलाओं को। कला का इतना बड़ा उत्सव कहीं नहीं होता, और मुझे आने का सौभाग्य मिला है, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि केवल यहाँ कविता नहीं है, साहित्य और संस्कृति के बहुत सारे जितने भी विविध स्वरूप हैं
वो सब गूंज रहे हैं। तो इससे क्या है ना कि प्रदेश का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो समृद्ध होती है। और मध्य प्रदेश मेरी पसंद की जगहों में है। मैं जब भी अवसर मिलता है मैं आता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। लोग बहुत प्यारे हैं, भाषा बहुत अच्छी है, संस्कार बहुत अच्छे हैं और अपराध भी ना के बराबर ही है। मुझे तो नहीं लगता कि तो मध्य प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है मेरी दृष्टि से। आपने अभी कहा कि आपको व्यंग, आपको लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना हम आपको जानते हैं, आपने बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छे सनातन पर गीत लिखे हैं। प्रयागराज में सिंहस्थ पर आपने गीत लिखा था। ये आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं? ये बात तो मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप कैसे बैलेंस करते हैं, कि मैं थोड़ा सा रूहानी हूँ। सॉरी, मैं निजी तौर पे बताऊँ, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ, रूहानी जीवन जीता हूँ। तो मैं बहुत जल्दी चमक दमक से और इधर उधर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। मैं अपने आप में खोया डूबा रहता हूँ और अंदर अंदर एक सृजन प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि इसको कैसे मैं शब्दों में लेके आऊँ। तो मेरे अंदर अंदर कुछ चलता रहता है। मैं बाहर की दुनिया में जितना हूँ उससे ज़्यादा मैं 75% अपनी भीतर की दुनिया में रहता हूँ, क्योंकि क्रिएट करने के लिए आपको अपने अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और आज के इंसान की सबसे बड़ी कमी या कमजोरी कहें कि वो अपने भीतर नहीं है। केवल जो दुनिया आप आँख खोल कर देख रहे हैं उससे बहुत बड़ी दुनिया आँख बंद करने के बाद नजर आती है। तो मैं थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ। तो जब मैं आंखें खोलता हूँ, लोगों के चेहरे देखता हूँ, तो मुझे हास्य वाला रूप मेरा निकलने लगता है। जब मैं आंखें बंद करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझे सनातन दिखता है, इस देश की परंपराएं दिखती हैं। तब मुझे कुंभ दिखता है, तब मुझे राम दिखते हैं, तब मुझे अपनी वो तमाम आध्यात्मिक लोग दिखते हैं जिन पर मेरे शब्द अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। वो कब कविता बन गई, कब सनातन हो गया, कब राम के भजन हो गए, कब गीत हो गए। मैंने सैकड़ों भजन लिखे हैं, सैकड़ों गाने लिखे हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें हैं मेरी, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर। तो वो मेरा अंतर्मुखी काम है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रकट करता नहीं हूँ और न करने की इच्छा रखता हूँ। बाहर जो लोग मुझे जानते हैं जिस रूप में, उनके लिए उतना ही काफ़ी है। मैं आपका जो सनातन पर आपने गीत लिखा है वो आपके द्वारा सभी दर्शक भी सुनना चाहेंगे। वो सोशल मीडिया में है, हम हिंदू सत्य सनातन हैं, और वो चूँकि म्यूजिकल है तो वो जितना सरस आपको वहाँ लगेगा, जितना मधुर आपको वहाँ लगेगा, उतना मधुर तो आपको रूखी सूखी आवाज़ में नहीं लगेगा। आज की जो मेरी आवाज़ है वो सैकड़ों रातों की थकान लिए हुए है, अभी होली बीती है और मैं अर्ध निद्रा में हूँ एक तरह से। सुबह आया हूँ, फिर रात जागना है, फिर पर इलाहाबाद करना है, फिर झुंझुनू पर, ऐसे चेन लगी हुई है कार्यक्रमों की। तो मैं आधा सोया आधा जागा हूँ। तो आवाज़ में इसी बात से मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि कार्यक्रमों में हम आपकी बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं हैं और उसके दौरान आपने 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? वो आज आपको 100 दिख रही हैं, लेकिन ये काम तो 35 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है। मैंने कहा ना कि वो काम जो अंदर अंदर चलता रहता है वो दिखता नहीं है। दरअसल 35 साल में भी 100 पुस्तकों से ज़्यादा हमारे लिए आश्चर्यजनक है। आजकल के जो युवा हैं उनके लिए आश्चर्यजनक। वो काम नहीं करते ना, काम नहीं करना चाहते। उन युवाओं को बाहर की दुनिया, पार्टियाँ पसंद हैं और तरह की दुनिया पसंद है। मैं तो साल भर में शायद ही 2-4 कहीं पार्टी में, मैं तो शादियों में भी नहीं जाता, मैं तो परिवार की उत्सवों में भी नहीं जाता। तो समय को बचाता हूँ, चुराता हूँ, और अपने मित्रों में मेरे मित्र भी ना के बराबर ही हैं और हैं भी, उनको भी मैं समय कम ही देता हूँ। तो समय मेरे सृजन के लिए है, मेरे अपने लिए है, और वो है कि मुझे ईश्वर ने कुछ हुनर दिया है, प्रतिभा दी है, तो मैं कुछ क्रिएटिव करके जाऊँ। पार्टियाँ करने से क्या होगा? तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेता हूँ। किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता। भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 साल ही जिए। विवेकानंद की ज़िंदगी देख लीजिए आप, स्वामी दयानंद की ज़िंदगी, कितने पहाड़ जैसे काम उन्होंने किए। और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो 90 साल जी रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं, और काम के नाम पर वो खाया पिया सो गए। परिवार से आगे उन्होंने सोचा नहीं, परिवार के बाद भी एक संसार है। तो मैं
थोड़ा सा अलग किस्म का है। इन्हीं विचारों के साथ सोशल मीडिया के इस युग में जहाँ 30 सेकंड की रील स्क्रॉल करने में टाइम नहीं लगता युवाओं को, वहाँ पर कवि सम्मेलन जैसे 3, साढ़े 3, 4 घंटे और कई बार हम देखते हैं कि सुबह भी हो जाती है कभी, ऐसे कार्यक्रमों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो पारंपरिक कार्यक्रम है, उस परंपरा को छोड़ा भी नहीं जा सकता और वहाँ के हालात ऐसे हैं कि जैसे कोई कार्यक्रम राजस्थान में है और चौक पर हो रहा है, मैदान में हो रहा है, जहाँ लोग 100 माइल दूर से आ रहे हैं, किसी बस से आ रहे हैं, कोई और साधन से आ रहे हैं, ट्रैक्टर से आ रहे हैं, बैलगाड़ी से आ रहे हैं, ऐसे आते हैं लोग और बिस्तर खाना वाना लेके आ रहे हैं, तो उनको आप बीच में कहाँ छोड़ दीजिएगा। आपने कार्यक्रम ख़त्म कर दिया 2 बजे या 3 बजे और बस उनकी है 6 बजे सवेरे, तो न्याय तो उनके साथ नहीं होगा ना फिर। लेकिन वो पारंपरिक है, मैं ऐसे कार्यक्रम कम करता हूँ आजकल, तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मैं उनको बुरा नहीं मानता क्योंकि वो ग्रामीण परिदृश्य में और वहाँ की परंपरा 50 साल से हो रहा है। वो लोग जो है प्यासे बैठे हैं, जीवन में साल भर कहीं कविता सुनने को नहीं मिलती, पता लगा कि अरे पाली में है, फलानी जगह है, नीमा हेड़ा है, तो वो लोग 50-50 गाँव 200 गाँव से दूर से आते हैं और उनको चूँकि अगले दिन हो सकता है सोने की सुविधा हो, मैं इसलिए भागता हूँ या छोटे कार्यक्रम करता हूँ कि मुझे अगले दिन भी कहीं करना है। अगर उन्हें अगले दिन भी कवि सम्मेलन सुनना हो और 10 दिन लगातार सुनवा दो, तब तो कवि सम्मेलन के कान पकड़ लेंगे कि भैया मुझसे नहीं जागा जाएगा। तो हालात अलग अलग हैं। मैं रात भर वाले कार्यक्रम नहीं करता, तो आज भी जो भी कार्यक्रम है वो 1 बजे 1:30 बजे तक खत्म हो जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आपसे चर्चा कर बहुत आनंद आया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आगे मिलते हैं किसी ऐसे ही कला साधक से, अतिथि विशेष से। तब तक के लिए धन्यवाद।